चलिए, गुड मॉर्निंग. Let's start today's class. In last class we talked about, I think, Madhav Gadgil committee, Kasturi Ranjan committee. Kasturi Ranjan committee is the another committee of Western Ghat. Write down. Western Ghat Ecological Expert Panel, WGEEP. Write down. Write down. Kasturi Ranjan. Kasturi Ranjan committee. Write down. In order to examine of in order to examine of Western Ghat Ecological Expert Panel, WGEEP, Western Ghat Ecological Expert Panel, another committee was formed consisting another committee was formed consisting another committee was formed consisting of 10 members who were headed by who were headed by Kasturi Ranjan, who were headed by Kasturi Ranjan. Next point, the Kasturi Ranjan report. The Kasturi Ranjan report only brought about 37%, only brought about 37% of total areas of the Ghats, of total areas of the Ghats. इसके अंदर 37% एरिया जो भी घाट थे उन घाट को इकोलॉजिकल सस्टेन करने के लिए इसका 30% टोटल एरिया वो है इस कमेटी के थ्रू कवर कर लिया गया. ठीक है सर. अंडर द jurisdiction of under the jurisdiction of ESA, ecological sustain area, ESA. Next point, under this report a complete ban on mining, a complete ban on mining was brought about thermal power and hydropower projects.
projects were allowed only after a detailed study were allowed only after a detailed study। यानी देखो, एक तो एक बात समझिए, जो माइनिंग है, माइनिंग को बैन कर दिया गया, कंप्लीटली बैन। ठीक है, इसके बाद अगर थर्मल पावर प्लांट और हाइड्रो पावर प्लांट कोई भी आपको वहां लगाना है, कहां, वेस्टर्न घाट पर, तो पहले उसकी स्टडी होगी, एलिजिबल और नॉट। स्टडी हुई और एलिजिबिलिटी हुई तो लगा सकते हैं, अदरवाइज ये भी बैन है। ठीक है सर, ये कस्तूरी रंजन कमेटी लेकर के आई है, 2019 का क्वेश्चन है ये, कस्तूरी रंजन कमेटी। नाउ द कस्तूरी रंजन कमेटी, एक कॉमन लाइन लिख लीजिए, कॉमन लाइन, द कस्तूरी रंजन कमेटी report made several farmer friendly recommendations such as excluding the farmer inhabited regions from the ecological sensitive area, regions from इकोलॉजिकल सेंसिटिव एरिया, कि जितना भी इकोलॉजिकल सेंसिटिव एरिया है, इकोलॉजिकल सस्टेन एरिया या सेंसिटिव एरिया, जो भी है आपके पास। देखो वैसे तो कस्तूरी रंजन है फार्मर फ्रेंडली, बट इनका कहना यह था कि अगर मान लीजिए किसी इकोलॉजिकल सस्टेन एरिया के अंदर फार्मर है, जो इकोलॉजिकल सेंसिटिव एरिया है वहां पहले से फार्मर काम करते हैं, और अब आपने उसको इकोलॉजिकल सेंसिटिव एरिया बोल दिया, तो वो फार्मर कहां जाएंगे, अब वो फार्मर कैसे काम करेंगे। तो इस कमेटी के थ्रू ये एक्सप्लेनेशन हुआ, अगर वो फार्मर वहां काम कर रहे हैं और उनके ऊपर हम एक ऐसी कंडीशंस ये देख लें कि भाई आपको ऐसी क्रॉप यहां जनरेट नहीं करनी है जो हार्मफुल हो, तो वो लोग वहां रह सकते हैं। अदरवाइज उन फार्मर को दूसरी जगह शिफ्ट किया जाएगा, जितना उनका लैंड है वो उनको एक्वायर करके दिया जाएगा। ये कस्तूरी रंजन कमेटी के अंदर एक्सप्लेन हुआ था सर। नेक्स्ट वन इज कोस्टल रेगुलेशन जोन, ऐसे जोन क्रिएट किए गए, कोस्टल रेगुलेशन जोन, कोस्टल रेगुलेशन जोन। ये ऑफ कर दूं, कोई इशू नहीं। हाँ, राइट डाउन कोस्टल, हेडिंग कोस्टल रेगुलेशन जोन, कोस्टल रेगुलेशन जोन। अच्छा, इसमें क्या किया गया, जितनी क्रीक है, जितनी बेज है, सब पर ये रेगुलेशन हुआ, जितने आइलैंड हैं इंडिया के अंदर, चाहे वो लक्षद्वीप हो चाहे अंडमान निकोबार हो, सबके ऊपर ये अप्लाई हुआ। ठीक है, राइट डाउन कोस्टल स्ट्रेचेस ऑफ क्रीक्स, बेज, क्रीक, बेज, seas, rivers and backwaters, they are affected, and backwater they are affected by the tidal actions, please, by the tidal actions
of up to 500 meter from the high tide line, from the high tide line, and the land between the low tide line, the land between low tide line and the high tide line are CRZ या coastal regulation zone. Coastal regulation zone. CRZ, next point, CRZ rules govern, GOVERN, CRZ rules govern human and industrial activity close the coastline in the order to protect fragile ecosystem near the sea. एक और लिखो पॉइंट, फिर एक्सप्लेन करता हूं. द रूल मैंडेटेड अंडर द एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट in 1986, Environment Protection Act 1986 were first named क्या लिखा? 1986 were first named in 1991. ठीक है सर. देखिए अब एक बात समझिए, जितने भी कोस्टल एरिया हैं उसके 500 और आगे, समझना इसको. जैसे मान लीजिए यहां तक आपका सी है और इसके 500 मीटर यहां तक आप जाइए. ठीक है भाई, यहां आपका टाइडल है लेकिन ये लो टाइडल है. अब टाइडल मैक्स टू मैक्स कहां तक जा सकता है? यहां तक जा सकता है. इससे आगे चला गया तो वो सुनामी के फॉर्म में आ गया. जैसे हम जिसको बीच बोलते हैं, बीच इज नॉन एज कोस्टल रेगुलेशन जोन. तो इसके 500 मीटर ये लो टाइडल हो गया, ये हाई टाइडल हो गया. इसकी हाइट भी ज्यादा होती है, तो यहां तक इसे बोला गया कोस्टल जोन. और इसको जो रेगुलेट करता है दैट इज कोस्टल रेगुलेशन जोन. ठीक है सर. और इसको एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के थ्रू रखा गया है. सेकेंडली, इसके अंदर जो सेकंड पॉइंट आपको मैंने लिखवाया है, सेकंड पॉइंट में यह है कि आप यहां पर कोई इंडस्ट्री नहीं लगा सकते. आप यहां पर इसके 500 मीटर, आपको कहीं भी देख लीजिए कोस्टल जो एरिया होगा, अगर रोड भी है तो उसके 500 मीटर आगे है. लेकिन मुंबई के केस में ऐसा नहीं हुआ. क्यों? क्योंकि वेस्टर्न घाट की ऑलरेडी कमेटी आ रखी है उधर, कस्तूरी रंजन और वो वेस्टर्न घाट इकोलॉजिकल जो एक्सपर्ट पैनल है वो अलग है बिल्कुल. वो वेस्टर्न घाट पर काम कर रहा है, ये ईस्टर्न के लिए है.
अब देखिए ईस्टर्न, आप बंगाल से लेकर आप केरला तक चले जाइए, तमिलनाडु तक चले जाइए, आपका पूरा ईस्टर्न का कोस्ट जो है उसमें आपका जो बीच होगा वो इसी कंडीशन में है। गोवा के अंदर देखिए बीच छोटा है, मुंबई में देखिए जहां से आप सी को देखेंगे उसके बिल्कुल साथ टच होते हुए रोड गया हुआ है, बिल्डिंग बनी हुई है। क्योंकि वहां पर क्या हुआ, वहां पर ये जो है ना, क्योंकि वहां टाइडल नहीं है ज्यादा। टाइडल अगर आपको देखने को मिलेगा तो वेस्ट ईस्टर्न पर ज्यादा देखने को मिलेगा, वेस्टर्न पर टाइडल नहीं है। आप लोगों ने जियोग्राफी के अंदर पढ़ा होगा, ठीक है। दैट्स वाई इस जो है कोस्टल रेगुलेशन जोन वो ईस्टर्न पर ज्यादा काम करता है। ठीक है सर, क्लियर हुआ? अब आप भी लिखना स्टार्ट कर दीजिए। इसको क्या किया गया, इसको 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया। राइट डाउन, जो CRZ है उसको 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया सर। हाँ ठीक है, CRZ 1 कोस्टल रेगुलेशन जोन 1, कोस्टल रेगुलेशन जोन 1, these are ecological sensitive areas, these are ecological sensitive areas which are essential which are essential in maintaining the ecosystem of the coast, the ecosystem of the coast, यानी कोस्ट का जो मेंटेन करने का काम पहले जोन में रखा गया है, एंड situated between the high and low tidal lines, the high and low tidal lines। इंडिया का सबसे बड़ा बीच कौन सा है, सबसे बड़ा कोस्टल जोन कौन सा है इंडिया का? कोस्ट लाइन, सबसे बड़ा बीच, बीच 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 मीन्स एक पर्टिकुलर पार्ट। इंडिया का सबसे बड़ा बीच है मरीना बीच, मरीना बीच 40 किलोमीटर लंबा है। बाकी बीच का मतलब होता है जहां ह्यूमन जो है वो एक्टिविटी हो सकती है, ह्यूमन टूरिज्म के लिए जा सकता है। ठीक है, मरीना बीच सबसे बड़ा बीच है। अगर मैं आपके सामने यहां बात करूं तो उस बीच को मेंटेन रखना, जैसे मैं तमिलनाडु पढ़ा हूं चेन्नई के अंदर, तो हम रोज शाम को बीच पर जाते थे। हमारी एक क्लास सुबह 7 से लेकर के 1 बजे तक एक क्लास होती थी, 1:30 जो है तक लंच है हमारा, 1:30 से 7:30 एक क्लास होती थी हमारी। इसके अंदर 3 घंटे का हमारा एक क्लास, 3 का एक, ये थ्योरी की क्लासेस थी, ये हमारी प्रैक्टिकल की क्लासेस थी, 2 क्लास। ठीक है, प्रैक्टिकल का तो पता ही नहीं चलता था कब चली गई, लेकिन थ्योरेटिकल क्लासेस में पता चलता था। और वहाँ सब टीचर जो है वो तमिल बोलने वाले, वहाँ सब नल्ला इरकलिंगला बोलने वाले। अब उनको फील करना, उनकी इंग्लिश भी ऐसी थी कि वो तमिल बोल रहे हैं। वहीं मेरी मुलाकात हुई कलाम साहब से। अब अपना भी यही था, गए भी उन्हीं के कारण थे हम वहाँ पर। तो हम डेली जब 7:30 हमारी क्लास ऑफ होती थी तो हम वहाँ से बीच नज़दीक था, वॉकिंग डिस्टेंस था 10 मिनट का, अपने रूम पर चेंज वेंज करके और हम बीच पर निकल जाते थे। बीच पर सबसे जैसे मछली बेच रहे हैं लोग, सी फूड और भी बहुत सारे हैं। अब हम लोग वेजिटेरियन लोग, हम नहीं खाते ये चीज़ें। वहां जाकर ही समझ में आया वेज वेज और नॉन वेज की डेफिनेशन वास्तव में क्या होती है। उससे पहले तो हमें अंडे को भी हम नॉन वेज समझते थे, वहां जाकर के समझ में आया कि एक्चुअल में वेज को किस कैटेगरी में रखा जाता है और नॉन वेज को किस कैटेगरी में रखा जाता है। अब धीरे धीरे तो वहां क्या देखा, उस बीच को गंदा कर देते थे, पूरे बीच को गंदा कर देते थे लोग। लेकिन वहां उस बीच को साफ करने के लिए सुबह लोग आते थे फिर,
तो उस पूरे पूरे बीच को साफ करेंगे। टीम थी भाई, 2 किलोमीटर ये टीम साफ करेगी, 2 ये साफ करेगी। एक बार प्राइम मिनिस्टर का ही फोटो आया था, हमारे इंडियन प्राइम मिनिस्टर का फोटो आप लोगों ने देखा, काफी वायरल हुआ था, है ना, सफाई अभियान को लेकर के बीच पर सफाई करते हुए। देखो, एक तो पहली बात तो ये है कि जो हम पोल्यूशन कर रहे हैं इन सी, वो भी बाहर आ रहा है। समुंदर अपने पास कुछ नहीं रखता, वो बाहर भेज देता है। ये फैक्ट है बिल्कुल, ये फैक्ट है बिल्कुल। और कुछ हम लोग कर देते हैं। तो पहला जोन क्या क्रिएट किया गया कि फर्स्ट जोन के अंदर आप मेंटेन करेंगे वहां के, उस जोन के अंदर जो कोस्ट एरिया है उसको आप मेंटेन करेंगे। और कहा, जो लो टाइडल से लेकर जो हाई टाइडल के बीच का एरिया, इस एरिया को आप लोग मेंटेन करेंगे। इस एरिया के अंदर कोई एक्टिविटी नहीं होनी चाहिए। दिस इज द फर्स्ट कोस्टल रेगुलेशन जोन 1। नेक्स्ट वन इज CRZ2। The areas that have already, the areas that have already developed up till the shorelines of the coast are included in this zone, are included in this zone. कंस्ट्रक्शन, फुल स्टॉप डाल के लिखो, कंस्ट्रक्शन ऑफ अनऑथराइज्ड, construction of unauthorized structure is prohibited. Unauthorized structure is prohibited in this zone, in this zone. इन दिस जोन, यानी देखो, या तो जो CRZ फॉर्म हुआ 1986 से पहले, जो बीच पर डेवलपमेंट हो गई वो हो गई, ठीक है। उसके बाद जो भी अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शन था उसको बैन कर दिया गया। हाँ, लेकिन क्या होता है कि कुछ जैसे लोगों के लिए बैठने की जगह क्रिएट करनी है, लोगों के लिए कोई टूरिस्ट स्पॉट क्रिएट करना है, तो वो उस स्टेट की हेल्प से वो फॉर्म किया जा सकता है। यानी ऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शन आज भी लीगल है, अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शन इलीगल है, ठीक है। दिस इज द सेकंड CRZ2। नेक्स्ट CRZ3। देखो सर, ऑथराइज्ड मींस जो इकोलॉजिकल जितनी भी एक्टिविटी है उनको नुकसान ना करे, उनको हार्म ना करे। यानी कोई फैक्ट्री नहीं लगाना आपको, कोई बिल्डिंग नहीं क्रिएट करना वहां, क्योंकि लोग रहेंगे तो पॉल्यूशन होगा। हाँ, लोग वहां विजिट के लिए आ रहे हैं, तो आप वहां कोई वाटर पार्क आपने क्रिएट कर दिया कि लोग आए, वहां एक टूरिस्ट स्पॉट हो गया, लोग आए और घर चले गए, पिकनिक स्पॉट टाइप, वो कर सकते हैं। हाँ, पार्किंग बनाई है, वो वहाँ उसी वो ऑथराइज हो गया, CRZ2 के अंदर आ गया वो। बिल्कुल बिल्कुल भाई, आप जाएंगे तमिलनाडु, कन्याकुमारी, कन्याकुमारी के अंदर आप लगभग इन सी 500 मीटर या 1 किलोमीटर के अराउंड देखेंगे आप, वहाँ विवेकानंद रॉक है। विवेकानंद रॉक को वहाँ मेंटेन रख किया गया है, वो पहले से है, वो पहले से है। और जैसे ही आप उसके उस बीच पर पहुंचेंगे, तो उस बीच के आसपास है ना, लोग बहुत ज्यादा आते हैं, बिकॉज द एंड पॉइंट ऑफ इंडिया, तो लोग वहां बहुत विजिट करने आते हैं। तो उस पॉइंट को इस तरह से क्रिएट किया गया
लोग वहां एक टूरिस्ट स्पॉट के रूप में आए, तो उसको CRZ2 जोन के अंदर रखा गया। आप धनुषकोडी जाते हो, रामेश्वरम, आज गूगल पे डाल के देखना रामेश्वरम को, जब जहां से कलाम साहब रहे हैं, वहां एक जगह है धनुषकोडी। धनुषकोडी बिल्कुल वो राम सेतु है, राम सेतु है, उससे आगे वो जो पुल की बात की जाती है वो दिखाई देता है उससे आगे। वहां से श्रीलंका का जो डिस्टेंस है ओनली 10 किलोमीटर। वहां से रात को लाइटें जलती हैं श्रीलंका की, साफ साफ दिखाई दे रही है। ये डिस्टेंस है सिर्फ वहां पर। तो वो क्या है देखो, वो रोड ऐसे ही आप कभी देखना, जैसे डबल लेन रोड है और बस यहां से घूम के वापस आ जाओ, इसके अलावा आगे नहीं है। यहां से टर्न करो, यू टर्न लो और वापस आ जाओ, बस। लोग वहां जाते हैं घूमने के लिए। तो इस तरह की एक्टिविटी इस पार्ट के लिए आप ऑथराइज्ड जो है स्ट्रक्चर आप क्रिएट कर सकते हैं, अनऑथराइज्ड नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट वन इज राइट डाउन CRZ3, रूरल एंड अर्बन लोकेलिटीज, रूरल एंड अर्बन लोकेलिटीज that are relatively that are relatively undisturbed and do not belong undisturbed and do not belong to the first two categories are included under CRZ3, अंडर CRZ3 यानी कोस्टल रेगुलेशन जोन 3। देखो इसके अंदर क्या है, देखो मैंने अभी मुंबई का एग्जांपल दिया था आप लोगों को, जो क्राउडी एरिया है, हेविली क्राउडेड एरिया है, आप वहां कैसे फर्स्ट और सेकंड को मान सकते हो? ये भी तो प्रॉब्लम है भाई। आप लोगों को, आप देखिएगा, कुछ कोस्टल एरिया तो ऐसा है जहां बिल्कुल टच होते हुए लोगों ने अपनी झुग्गियां झोपड़ियां बना रखी है। वो अपना वेस्ट कहाँ फेंक रहे हैं? वो वेस्ट समुद्र में ही फेंक रहे हैं। तो कहना ये है कि भाई आप है ना, ठीक है, आप उसके साथ डेवलपमेंट कर लो, लेकिन जो पहला पार्ट है कि आपको वहां कोई इंडस्ट्री नहीं क्रिएट करनी है, याद रखिएगा। और जो दूसरा पार्ट, अनऑथराइज्ड आपका स्ट्रक्चर कोई रेडी नहीं होना चाहिए। क्योंकि आप देखें मुंबई के अंदर, मुंबई में बहुत सारे ऐसा एरिया है जहां समुद्र के ऊपर से पुल बना रखे हैं बहुत सारे, क्योंकि पानी ऐसे है। आप देखें मुंबई के मैप को देखिएगा, ठीक है। अब वहां वहां भी आपको डेवलपमेंट करना जरूरी है, लेकिन उस डेवलपमेंट के चक्कर में आप वहां पर अनऑथराइज स्ट्रक्चर नहीं क्रिएट कर सकते हैं। तो ये CRZ3 के अंदर रखा गया। नाउ CRZ4, these area include the coastal stretches in Lakshadweep and Andaman and Nicobar island and some other small island and some other small island and some other small islands, full stop. Activities such as fishing and other allied services are permitted in this zone, are
permitted in this zone. Released solid waste या releasing solid waste is prohibited. Solid waste prohibited in this area. देखो ये जो CRZ4 है ये सिर्फ और सिर्फ लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार और कुछ और आइलैंड है इंडिया के, सिर्फ उनके लिए है, बाकी और किसी के लिए नहीं है। ये इंडिया की जो वेस्टर्न और ईस्टर्न जो कोस्टल लाइन है ये उसके लिए नहीं है। अब ध्यान से समझिए, इसके अंदर फिशिंग अलाउड कर दिया गया। अब वहां के लोग क्या करेंगे फिर, वो उनके लिए तो काम चाहिए, तो वहां फिशिंग अलाउड कर दिया गया। अब फिशिंग अलाउड कर दिया गया वहां पर, और लेकिन फिशिंग के साथ साथ और कुछ जो ऐसी एक्टिविटी हो जो पहले और सेकंड पार्ट को अनऑथराइज ना हो, माइनिंग वगैरह ना हो, इलीगल ना हो, ऐसी एक्टिविटी को अलाउड नहीं किया गया। सिर्फ फिशिंग और उससे रिलेटेड जो नॉर्मल एक्टिविटी टूरिज्म टाइप उनको अलाउड किया गया है। आप तभी तो देखिएगा, आप अंडमान निकोबार घूमने जाते हैं तो आप अंडमान निकोबार जाएंगे तो वहां पर आप बोटिंग कर सकते हैं, यू कैन बोटिंग। आप देख लीजिए, आप लोग के कोई दोस्त गए होंगे, कभी ना कभी आप गए होंगे, तो आपको ये एक्टिविटी वहां देखने को मिल जाती है। बाकी एक्टिविटी अलाउड बाकी जगह नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट वन इज, अच्छा इसको है ना एक बात और बताता हूं, CRZ जो है, CRZ इसको कंप्लीटली 2018 में अप्लाई कर दिया गया था और 2019 में ये क्वेश्चन था यूपीएससी के अंदर। ठीक है, तो राइट डाउन, द सैलेस नायक कमेटी, द सैलेस नायक कमेटी submitted its recommendations, the Salish, SHAILESH, Salish Nayak Committee submitted its recommendations in 2015. Write down, silent feature of CRZ. Sir, most important question for mains. ठीक है, so that's why सब silent feature मैं आप लोगों को नोट कराऊंगा, क्योंकि अभी कोस्टल एरिया जैसे ग्लोबल वार्मिंग की वजह से कोस्टल एरिया वो इंक्रीज हो रहे हैं। ठीक है, तो कोस्टल एरिया लिखो, अलाउइंग या अलाउइंग, अलाउइंग FSI as per current form या current norms, as per current norms। FSI का मतलब क्या है, फ्लोर स्पेस इंडेक्स, फ्लोर स्पेस इंडेक्स। ठीक है, norms in CRZ areas, norms in CRZ areas, CRZ areas। ठीक है, नेक्स्ट वन इज, अब इसी में कंटिन्यू करो, एज पर CRZ, एज पर CRZ 2011 notification, 2011 notification for CRZ2, for CRZ2
urban areas FSI, urban areas, comma FSI, or the floor area ratio, or the floor area ratio FAR has been frozen, floor areas ratio, floor area ratio FAR has been frozen as per 1991 development control regulation levels. Regulation levels. देखो कितना आपको कोस्टल एरिया क्रिएट करना है, कितना बीच आपका होना चाहिए, ये सब फ्लोर एरिया इंडेक्स के थ्रू आया है। ठीक है, ये सब फ्लोर स्पेस इंडेक्स जो है उसके थ्रू ये क्रिएट हुआ है। इसके साथ साथ सेकंड पॉइंट लिखें, डेंसली पॉपुलेटेड रूरल एरियाज to be afforded greater opportunity for development, to be afforded greater opportunity और डेवलपमेंट। यानी जो कोई रूरल एरिया है या अर्बन एरिया है जहां हेवीली पॉपुलेशन है, तो उनको क्या है, उनको स्पेशल प्रोविजन दिया जाएगा डेवलपमेंट का, उनको स्पेशल अपॉर्चुनिटी दी जाएगी डेवलपमेंट की। ठीक है, जैसे मुंबई का मैंने एग्जांपल भी दिया था आपको। नंबर थर्ड, टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर बेसिक amenities, for basic amenities to be promoted, टेम्परेरी टूरिज्म फैसिलिटी, फुल स्टॉप डाल के लिखे, टेम्परेरी टूरिज्म फैसिलिटी सच एज शार्क्स, टेम्परेरी टूरिज्म फैसिलिटी सच एज शार्क्स, SHACKS या शैक भी बोल सकते हैं, टॉयलेट ब्लॉक्स, चेंज रूम, ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी एटसेट्रा। आप देखिए कहीं आप घूमने जाते हो तो आपको एक मूविंग टॉयलेट आप कई बार देखते हो ना, खड़े मिलते हैं, वहां चेंजिंग रूम टाइप इस तरह से बना देना, लोग वहां शावर वगैरह ले सकते हो, ऐसा बना देना। have now been permitted in beaches, have now been permitted in beaches. However, a minimum distance of 10 meter from HTL, high tidal level, HTL, high tidal level, should be maintained
should be maintained for setting up of such facilities, maintained for setting up of such facilities. Next feature, a no development zone, NDZ, no development zone, no, no, no development zone. A no development zone of 20 meter has been stipulated for all lands. 20 meter has been stipulated for all islands. भाई 20 मीटर, इसके बाद 20 मीटर कोई एक्टिविटी नहीं होनी चाहिए। 10 मीटर के अंदर एक्टिविटी, या जो आप लोगों ने अभी पॉइंट लिखा जैसे टॉयलेट्स वगैरह या चेंजिंग रूम वगैरह, ये बना देना, लेकिन उसके अलावा 20 मीटर तक कोई एक्टिविटी नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट, ऑल इकोलॉजिकल सेंसिटिव एरियाज यानी ESA, all ESAs have been accorded special importance, have been accorded special importance Next point, population abatement, ABATEMENT, has been accorded special focus, has been accorded स्पेशल फोकस। अबेटमेंट होता है कम करना, स्पेशल फोकस। ठीक है सर। नेक्स्ट है डिफेंस एंड स्ट्रेटेजिक प्रोजेक्ट, डिफेंस एंड स्ट्रेटेजिक प्रोजेक्ट्स have been accorded necessary dispensations, accorded necessary dispensations। ठीक है, चलो एक बात बताइए, अब 5 जून को ही इन्वायरमेंट डे क्यों सेलिब्रेट किया जाता है सर? '72, ठीक है। अर्थ समिट हुआ था फर्स्ट। देखो ये क्या थे, 1972, फिर 82, फिर 92, फिर 2002, फिर 2012, 2022, ये क्या थे? ये अर्थ समिट ही है। एक अर्थ समिट हुआ 2002 में रियो के अंदर। रियो कहां पड़ता है? ब्राजील। और ये फर्स्ट 2 भी ब्राजील में ही हुए थे। ठीक है, ये जोहान्सबर्ग में हुआ था, केप टाउन, साउथ अफ्रीका। ये कतर में हुआ था, दोहा के अंदर। अब 2022 का कहां हुआ अर्थ समिट? हर 10 साल में एक बार होता है, कहां हुआ है? ये तो भी रिसेंट क्वेश्चन है, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। थिंक अबाउट इट, नो इश्यू। ग्लासगो? नहीं,
सर्च इट, इट्स योर होमवर्क। कल भी दिया था एक होमवर्क, करके लेके आए? नहीं सर, भूल गए। चलो, इग्नोर इट। 3167, वेरी गुड। एग्जैक्ट है ये डाटा, और ये पता होना चाहिए आपको, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वन इज, देखो ये क्या हुआ सर, रियो के अंदर अर्थ समिट हुआ। जब रियो में, ये बेसिकली कन्वेंशन है, यू कैन से दैट, ठीक है। और 2002 के अंदर इंडिया ने इसको साइन किया, और हम लोग बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट लेकर के आए। दैट्स वाई 2002 के अंदर ये एक्ट हमारा आया था। आप लोग हेडिंग डालें, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002। बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002। India had signed the convention on biological diversity at Rio. India has signed the convention on biological diversity at Rio. रियो का पूरा नाम क्या है? रियो डी जेनेरिया, वेरी गुड। तो आप रियो के उससे पहचान सकते हैं। 10 ईयर लेटर, 10 ईयर लेटर, मैंने अभी आपको बताया ना 10 साल के गैप में होती हैं चीजें। 10 ईयर लेटर द बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002 was enacted, was enacted. The biological diversity, next point, the biological diversity act is an attempt, the biological diversity is, biological diversity act is an attempt of India, attempt of India to hold या टू अप होल्ड करो, क्योंकि इसको होल्ड की बजाय अप होल्ड, अप लगाओ, uphold the objectives, uphold the objectives put forth by United Nation, put forth by United Nation Convention on Biological Diversity, Convention on Biological Diversity, Convention on Biological Diversity, CBD, Convention on Biological Diversity 1992, यानी 1992 के अंदर कन्वेंशन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी आया, लेकिन उसी टाइम इस कन्वेंशन को, कन्वेंशन में थे हम 92 के में भी, और 2002 में इसको फाइनली अप्लाई कर दिया गया रियो के अंदर जब कन्वेंशन हुआ। giving immense importance to the right of state over its resources, importance to the rights of a state over its resources, ठीक है सर। इसके की पॉइंट लिख लो, की प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट, की प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट,
measure for sharing, measure for sharing of benefits from, of benefits from the use of biodiversity, benefits from the use of biodiversity. Measure to conserve, next point, measure to conserve and sustainably, measure to conserve sustainably, use biological resources, comma, including habitat and species protection, comma, including habitat and species protection. Species protections. Next one is regulation of the use of genetically modified organism. Regulation of the use of genetically modified organism. जितने भी जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप हैं उनको प्रोटेक्ट करना, जो भी आप लोग ये कह सकते हो कि जितनी भी स्पीसीज हैं उनको कंजर्व करना इस एक्ट के थ्रू आया। आप ये कह सकते हो कि जो भी बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी या जो भी हमारी डाइवर्सिटी है उस डाइवर्सिटी को जो बेनिफिट करे उसी डेवलपमेंट को मानना। सर आप आज देखें ना, जो एसडीजी चल रहा है वो क्या कहता है, एसडीजी 17, पता है आपको एसडीजी 17? हाँ सर, गूगल से सर्च करके इन सब 17 गोल्स को जरूर याद कर लेना, ठीक है? 3 4 5 जो इंपॉर्टेंट है, बाकी ट्राई करो सबको याद, सब याद हो जाए। एसडीजी 17 का आज कहना ये है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है ये। इसका कहना ये है कि अगर अगर आपको कोई डेवलपमेंट करना है तो आप इकोलॉजिकल हार्म नहीं कर सकते। जैसे मान लीजिए एक रोड आप लोगों ने निकाला, एक्सप्रेस वे आप लोगों ने निकाला, तो एक्सप्रेस वे आपने ह्यूमन के डेवलपमेंट के लिए निकाला, लेकिन उसके रास्ते में जितने भी प्लांट आए हैं उन प्लांट को आप दोबारा से सस्टेन करेंगे, उससे भी ज्यादा। इस तभी तो आप देखें ना, ग्रीनरी प्रोजेक्ट चलाती है गवर्नमेंट, इसी एसडीजी के अंडर ही आती है सारी चीजें, ठीक है? चलिए नेक्स्ट वन इज, नेक्स्ट एक्ट, दैट इज फॉरेस्ट, दैट इज फॉरेस्ट राइट एक्ट, दैट इज फॉरेस्ट राइट एक्ट। नेक्स्ट वन इज राइट एक्ट 2006। भाई फॉरेस्ट राइट एक्ट क्यों लेकर के आए सर प्लीज, फॉरेस्ट राइट एक्ट आया क्यों? आप लेट हो गए सर। आपको टाइम का आइडिया नहीं हुआ, फिर पता चला ओहो ये तो लेट हो गए हम। कहाँ रह गया था मोबाइल? अच्छा पीजी लेके ही नहीं जाते? सुबह किस टाइम जाते हो सोने के लिए? 12 बजे चले, कितना दूर है पीजी? किधर? हाँ, अच्छा अच्छा, क्रॉस नहीं कर रहे ना, वो फ्लाईओवर क्रॉस नहीं कर रहे, गांधी विहार, नेहरू विहार वाला है ना, वहाँ करना ही मत।
मैं समझ गया, समझ गया। चलो, तो आप 12 1 बजे वहां चले जाते हैं, मोबाइल यहाँ रख के चले गए, वहां आपको नींद आ गई। अच्छा, मोबाइल नहीं लेके गए इसलिए नींद नहीं आ रही थी। अच्छा अच्छा। फिर सुबह 10:30 उठे आप, पता चल पता चला कि ओहो ये तो क्लास भी थी। तो ये ऐसे कुछ सिस्टम आपका चेंज नहीं होता, आपकी क्लासेस का, आपकी बॉडी का सिस्टम चेंज नहीं होता ऐसे? नहीं नहीं, क्लास तो चेंज, क्लास एक अलग इशू है। ऐसे आप किसी भी टाइम उठते हो, किसी भी टाइम सोते हो, तो बॉडी का जो फिजिकल चेंज है वो नहीं देखने को मिलता आप लोगों को। तो एग्जैक्ट टाइम से सोना सीख स्टार्ट कर लो। धीरे धीरे चेंज करो, और ट्राई ये करो कि 11 o'clock 12 o'clock सो जाओ आप लोग, मैक्स टू मैक्स। सुबह उठो 5 बजे, तो दिन आपका बहुत बड़ा होगा। आप सारी प्लानिंग जो करोगे ना सुबह सुबह, वो कब सब कंप्लीट होंगी। अब सपोज इट हम 9 बजे उठे, तो जो सुबह जो मेजर वर्क है, क्योंकि सुबह ही पोटेंशियल ज़्यादा है ह्यूमन बॉडी में, पोटेंशियल तो यूज़ कर ही नहीं पाए आप लोग। दैट्स वाई जो मोस्टली यूपीएससी एस्पिरेंट्स होते हैं ना, वो सुबह जल्दी उठ करके मेडिटेशन करते हैं। आप देख लीजिए, आपको आप कहेंगे नहीं सर हमारे तो सब जितने भी नॉन हैं वो पूरी रात पढ़ते हैं सुबह सोते हैं, आप कहेंगे, मैं जानता हूँ। उनकी आप एक बार उनका रूटीन चेक करना, वो 24 आवर्स में से जरूरी नहीं कि रात को ही सोना है, वो दिन में सोते हैं, लेकिन 4 से 5 घंटे ही सोते हैं वो। और उस टाइम कभी नहीं सोएंगे जो पीक टाइम होता है, जिसमें फुल्ली एनर्जेटिक होती है बॉडी। हम्म। ये आपकी बॉडी में एक हार्मोन सिक्रीट होता है, दैट इज मेलाटोनिन। कंट्रोल कर लो इसको, नहीं तो ऐसा आपका जो स्लीपिंग साइकिल है चेंज होगा। आप समझो, आपको 11 o'clock आपको क्लास क्यों दी गई है? ये इंस्टीट्यूट का आपके लिए एक बहुत बड़ा ऑफर है। आपको इसी टाइम क्यों दी गई है? क्योंकि इसी टाइम के आसपास हमारा एग्जाम है। जब आप जिस दिन आप एग्जाम में बैठेंगे तो आपको ऑकवर्ड नहीं लगेगा। और अब आप सो के उठिए, जो लोग 11 11 1 1 बजे तक सोते हैं दिन में, वो एग्जाम में बैठ ही नहीं पाएंगे, क्योंकि बायोलॉजिकल क्लॉक तो आप लोगों ने इस तरीके से सेट कर लिया ना अपना। आपको आप तैयारी कर रहे हो, उस बॉडी को भी तो कराओ तैयारी। इस बॉडी के अंदर भी तो एक रूटीन होना चाहिए ना। तो कभी भी जब एग्जाम लगाओ ना, क्वेश्चंस लगाओ, तो इसी टाइम लगाया करो, जो आपका एग्जैक्ट एग्जाम का टाइम होता है। आगे पीछे कभी मत लगाओ, ताकि ये बॉडी उस टाइम सेट हो जाए, इसको आदत हो जाए। ठीक है, चलो नेक्स्ट वन। फॉरेस्ट राइट एक्ट, राइट डाउन। 2006, फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006। ये किसके लिए था? जो ट्राइब्स हैं, जो ट्राइब्स रहते हैं फॉरेस्ट में, ये उसके लिए एक्ट आया था। राइट डाउन। शेड्यूल ट्राइब्स एंड अदर, scheduled tribes and other traditional forest, traditional forest dwellers, forest dwellers people, यानी जो dwellers कहा जाता है उनको जो बहुत लंबे टाइम से रह रहे हो। एक्ट, नेक्स्ट पॉइंट, an act to recognize, to
recognize and vest the forest and vest the forest rights and occupation in forest land in forest dwelling forest land in forest dwelling schedule tribes and other traditional forest dwellers. ठीक है, उनके एरिया को आइडेंटिफाई करना, क्या वो वहां की ट्राइब्स हैं या नहीं है, उनको आइडेंटिफाई करना, ये इस राइट के अंदर, इस एक्ट के अंदर डाला गया. नेक्स्ट वन इज एक्ट प्रोवाइड टू आ या एक्ट प्रोवाइड फॉर आ फ्रेमवर्क. एक्ट प्रोवाइड फॉर आ फ्रेमवर्क for recording the forest rights so vested and the nature of evidence required for such recognition and vesting in respect of forest land and vesting in respect of forest land. देखो सर, इसमें क्या किया गया, जो वहां लोग रहते हैं उनका प्रोटेक्शन करना इस फॉरेस्ट एक्ट के अंदर आया कि आप वहां उन लोगों को ऐसे हटा नहीं सकते. उन लोगों के जो रिसोर्सेस हैं वो वही लोग यूज करेंगे. ऐसा नहीं है कि एक वहां अपने लोग रहते हैं, आपने जाकर के वहां कोई इंडस्ट्री लगा दी ना, ऐसा नहीं कर सकते आप. ये फॉरेस्ट राइट एक्ट के अंदर आता है. आप किसी को इसका मतलब क्या है, इसको आप किसी को राइट दे रहे हैं, आपके राइट यही है, उन लोगों को प्रोटेक्ट करना, उन लोगों की केयर करना, ये सब राइट फॉरेस्ट एक्ट के अंदर आता है, फॉरेस्ट राइट एक्ट के अंदर आता है. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इसी के अंदर नोट करें. इट ऑल्सो इंक्लूड द रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अथॉरिटी. इट ऑल्सो इंक्लूड द रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अथॉरिटी फॉर सस्टेनेबल यूज. For sustainable use, comma, conservation of biodiversity and maintenance of ecological balance. ठीक है भाई, उनको अथॉरिटी दे दो. शेड्यूल ट्राइब्स हैं, उनको कंप्लीटली अथॉरिटी दे दो. उनको आपको सस्टेन करना है, उनका डेवलपमेंट करना है, लेकिन एनवायरमेंट को हार्म नहीं होना चाहिए. ठीक है, एनवायरमेंट को हार्म किए बिना आपको उनका कंप्लीटली डेवलपमेंट करना है. तो आप, इसका मतलब ये नहीं है कि उनके डेवलपमेंट के लिए आप वहां वाटर पार्क बना रहे हैं,
लीजिए एंजॉय कीजिए। आप उनके डेवलपमेंट के लिए वहां कोई फैक्ट्री लगा रहे हैं, कोई इंडस्ट्री लगा रहे हैं, ऐसा नहीं होगा। आपको और बहुत सारे तरीके हैं जिससे उनका डेवलपमेंट करना है, जो जो भी ट्राइबल्स है। ठीक है। द टाइप ऑफ राइट, कितने टाइप हैं? देर आर 4 टाइप, देर आर 4 टाइप ऑफ राइट। देखें, टाइटल राइट, फर्स्ट वन इज टाइटल राइट। टाइटल राइट्स, राइट टू ओनरशिप टू लैंड फार्म्ड, ownership to land farmed by tribals, by tribals of forest dwellers, of forest dwellers, subject to a maximum of 4 hectares, subject to a maximum of 4 हेक्टेयर्स। यानी पहला जो राइट दिया गया कि आप वहां एग्रीकल्चर लैंड क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन एक ट्राइबल के पास मैक्स टू मैक्स 4 हेक्टेयर ही होना चाहिए। इसके ऊपर है तो उसको गवर्नमेंट को देना पड़ेगा। ठीक है। कई बार आप लोगों ने देखा होगा ना कि एक कोई भी बड़े कोई पैसे वाले इंसान गए, उसने सब कुछ खरीद लिया, ऐसा नहीं होगा। आप मैक्स टू मैक्स कितना आप लैंड ले सकते हैं? 4 हेक्टेयर ही ले सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं होगा। इसी के अंदर लिखे ओनरशिप इज ओनली फॉर लैंड दैट इज एक्चुअली बीइंग, ownership is only for land that is actually being cultivated by the concerned family and no new land will be granted. No concerned family and no new land will be granted. देखिए इसमें क्या हुआ, आपके पास जितनी लैंड है, आपकी फैमिली है, जैसे फैमिली में सपोज इट 5 पर्सन है, और एक फादर का बेटा कहने लगा मैं भी फार्मिंग करूंगा, तो ऐसा नहीं है कि फादर के पास अगर 4 हेक्टेयर जो लैंड है और बेटे के पास भी 4 हेक्टेयर लैंड होगी, ऐसा नहीं होगा। आपकी पूरी फैमिली में वही 4 हेक्टेयर लैंड ही होगी। ऐसे तो फिर एक फैमिली में जितने बच्चे होंगे उसके अकॉर्डिंग लैंड डिवाइड हो जाएगा, ऐसा नहीं है। ठीक है। अगर आपकी एक फैमिली कितनी बड़ी भी है, आपके पास 4 हेक्टेयर लैंड है तो 4 हेक्टेयर लैंड ही रहेगी, आपकी लैंड इंक्रीज नहीं होगी, याद रखिएगा। नेक्स्ट है राइट टू यूज फॉरेस्ट रिसोर्सेज। फिर ये बोला गया कि जो स्केड्यूल ट्राइब्स है वो कैसे फॉरेस्ट रिसोर्सेज को यूज करेंगे। राइट टू यूज फॉरेस्ट रिसोर्सेज। नेक्स्ट हेडिंग, फर्स्ट हेडिंग थी टाइटल राइट्स, सेकंड है राइट टू यूज फॉरेस्ट रिसोर्सेज। राइट डाउन, फॉरेस्ट ड्वेलर्स have right to use, have right to use minor forest minus sorry minor forest produce, minor forest produce and their rights
extended to grazing areas, rights extended to grazing areas, comma, comma, to pastoralist, 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 PAS, write down PASTORILIST, pastoralist, roots, etc., roots, etc. पास्टोरलिस्ट क्या होते हैं? हाँ, जैसे वहां के लोग, वहां के लोग भाई उनके पास जो है एनिमल्स भी होंगे। उन एनिमल्स को आप एक पर्टिकुलर एरिया है वहां पर आप ग्रेजिंग के लिए लेकर के जाएंगे। आपका एक रूट फाइनल किया गया कि आप इस रूट से जाएंगे और इसी रूट से वापस आ जाएंगे। उस रूट को थोड़ा सा प्रोटेक्ट किया गया। आप ऐसा नहीं है कि जंगल में, पूरे जंगल में कहीं भी अपने जितने भी आपके पास जो जानवर हैं उनको लेकर के जा रहे हैं, आप कहीं भी नहीं जा सकते। आपका एक रूट फाइनल है, पास्टोरलिस्ट रूट दिया गया आपको, इस रूट में ही रहेंगे आप, इस रूट से बाहर नहीं जाएंगे। एक पार्ट ये डिजाइन किया गया। नेक्स्ट वन इज रिलीफ एंड डेवलपमेंट राइट। थर्ड राइट, रिलीफ एंड डेवलपमेंट राइट। rehabilitations rehabilitations in case of illegal eviction or forced displacement and to basic amenities अब सपोज इट, देखिए कोई आपकी जगह आ गया, कोई पावरफुल इंसान आ गया और जैसे मान लीजिए मैं ट्राइबल्स हूं और मैं वहां रहता हूं, तो आप आए, बहुत पावरफुल पर्सन है आप, आपने क्या किया, मेरे को वहां से भगा दिया, मैं चला गया। तो ये गवर्नमेंट की, ये फॉरेस्ट राइट एक्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है मेरे को वापस उसी जगह रिहेबिटेट करने के लिए। ठीक है, फोर्सफुली मेरे को डिस्प्लेस जो किया गया है, वापस मेरे को रिहेबिटेट गवर्नमेंट करेगी, फॉरेस्ट राइट एक्ट करेगा। भाई मैं पहुंचा किसके पास, मैं गवर्नमेंट के पास पहुंचा, तो गवर्नमेंट ने वापस मेरे को मेरी जो जमीन, मेरा जो घर है वो दिलाया, किसके थ्रू दिलाया, फॉरेस्ट राइट एक्ट के थ्रू दिलाया। ये थर्ड पॉइंट है सर। नंबर 4 पॉइंट, राइट डाउन, फॉरेस्ट मैनेजमेंट राइट। फॉरेस्ट मैनेजमेंट राइट, it includes the it includes the it forest management rights, it includes the right to protect, right to protect, comma, regenerate और कंजर्व और मैनेज एनी कम्युनिटी फॉरेस्ट, और मैनेज एनी कम्युनिटी फॉरेस्ट रिसोर्सेज, any community forest resources which have, या which they have been traditionally protected and
कंजर्विंग एंड कंजर्विंग फॉर सस्टेनेबल यूज, कंजर्विंग ऑफ सस्टेनेबल यूज। देखो, आपकी कम्युनिटी का प्रोटेक्शन गवर्नमेंट दे रहा है और साथ में आपके ट्रेडिशन को भी बचाना। जो भी शेड्यूल ट्राइब्स हैं उनका ट्रेडिशन अलग होता है, उस ट्रेडिशन को भी बचाना। आप लोगों ने सुना है अंडमान निकोबार पर एक ऐसा ट्राइबल है, शेड्यूल ट्राइबल, एक आइलैंड पर रहते हैं वो, कि वो वहां कोई जा ही नहीं सकता है, वो किसी को एंट्री नहीं करने देते, वहां कोई सोशल मीडिया नहीं है, वहां आज भी लोग जो है बहुत पुराने कपड़ों में रहते हैं, उनकी थ्योरी आज भी बहुत पुरानी, कोई स्कूल कोई एजुकेशन कुछ नहीं वहां पर, उसी को खा जाते हैं वो लोग, उन्हीं में से डेथ हुई, उसी को मार के उसी का मांस खाया, हो गया। आज भी ऐसे लोग हैं, कोई हमारे यहां से जा ही नहीं सकता वहां, ऐसे ट्राइबल से। जब ऐसे लोग हैं, लेकिन उनको आप ऐसा थोड़ी है कि उनके ट्रेडिशन को चेंज कर देंगे, ये भी तो फॉरेस्ट एक्ट के अंदर आ गया, आप उनके ट्रेडिशन को चेंज नहीं कर सकते हैं। तो ट्रेडिशन को प्रोटेक्ट करने भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है किसकी? गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अब देखिए, लिखें, नेक्स्ट एक्ट है सर TAMPA, PA। जी सर, इसका कंपनसेटरी अफोरेस्टेशन फंड मैनेजमेंट एंड प्लानिंग अथॉरिटी, कैंपा, कंपनसेटरी कंपनसेटरी कंपन सॉरी हाँ कंपनसेटरी एफोरेस्टेशन फंड मैनेजमेंट एंड प्लानिंग अथॉरिटी। इसे में लिख लो आर मीन्ट टू, बस थोड़ा सा लिखवाऊंगा उसके बाद आप लोग इसको पढ़ लेना। आर मीन्ट टू मैनेजमेंट एंड प्लानिंग अथॉरिटी, ये फुल फॉर्म है इसकी, मैनेजमेंट एंड प्लानिंग अथॉरिटी, आर मीन्ट टू प्रमोट, आर मीन्ट टू प्रमोट मैनेजमेंट एंड प्लानिंग अथॉरिटी, are meant to promote, are meant to promote afforestation and regeneration activities, afforestation and regeneration activities। जानते हो ये क्यों आया था? 2016 में क्यों आया था ये, जानते हो? कोई बात नहीं, जानते हो आप लोग। 2015 में पेरिस एग्रीमेंट नहीं हुआ था क्या, एसडीजी, तो एसडीजी को लेकर ही है ये, रिफॉरेस्टेशन करना, ठीक है, रिफॉरेस्टेशन करना। बस इसके बारे में थोड़ा सा पॉइंट नोट डाउन करा रहा हूं, उसके बाद आप लोग पढ़ लेना इसको, ठीक है। राइट डाउन, क्या लिखा? रीजनरेशन एक्टिविटीज लिख लिया, इसी में कंटिन्यू करो। एज अ वे ऑफ कंपनसेटिंग, एज अ वे ऑफ कंपनसेटिंग compensating for forest land diverted, for forest land diverted diverted to non forest use, non forest use, यूज, जो भी नॉन फॉरेस्ट यूज का, देखो कई बार क्या था, जो फॉरेस्ट पार्ट था
इंडिया का, वो 2016 के अंदर अगर देखें तो अप्रोक्स 21.6% के अराउंड था। आज अगर फॉरेस्ट रिपोर्ट देखेंगे तो 24 हो गया। जो लोगों ने फॉरेस्ट को कट कर लिया था उसको वापस रिहेबिटेट करना, ये 2016 के बाद, कैंपा के बाद ये सब पॉसिबिलिटीज हुई है। इसी के अंदर लिखे नेशनल CAMPA अथॉरिटी काउंसिल, चलो रिटर्न करा ही देता हूं मैं, ठीक है। नेशनल CAMPA एडवाइजरी काउंसिल, एडवाइजरी काउंसिल has been established as per orders of the Honorable Supreme Court, established as per order of the Honorable Supreme Court with the following mandates. ठीक है सर, सुप्रीम कोर्ट के कुछ ऑर्डर इसमें दिए गए हैं। क्या है? ले डाउन द बोर्ड, फर्स्ट ऑर्डर लिखें, ले डाउन द बोर्ड, ले डाउन द बोर्ड, सॉरी, ले डाउन द ब्रोड, ब्रोड नॉट बोर्ड, BROUD, BROAD, ब्रोड गाइडलाइंस फॉर स्टेट CAMPA, for state CAMPA. Next point, facilitate scientific, comma, facilitate scientific, comma, technological and other assistant या other assistance that may be required by state CAMPA, CAMPA. Make recommendations to state CAMPA, based on a review of their plans and programs. अब एक कॉमन लाइन लिख लो सर, प्रोवाइड अ मैकेनिज्म टू स्टेट कैंपा, provide a mechanism to state CAMPA to resolve issues of an interstate or center state character, ठीक है सर। देखो सुप्रीम कोर्ट का फर्स्ट ऑर्डर क्या है? फर्स्ट ऑर्डर है कि जो डिस्ट्रिक्ट के लिए कैंपा जनरेट किया गया है उसको एक प्रॉपर ऑर्डर मिलेगा काम करने के लिए, वो अपने आप से कुछ नहीं कर सकता, ये फर्स्ट। सेकंड है, जो स्टेट कैंपा है उसको साइंटिस्ट प्रोवाइड होंगे, उसको जितना भी टेक्नोलॉजिकल हेल्प है वो प्रोवाइड होगी।
जो भी मान लीजिए स्टेट अपने एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करना चाह रहा है, अपने फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करना चाह रहा है, तो वहां उसको और क्या क्या टेक्नोलॉजिकल हेल्प मिल सकती है सेंटर के थ्रू, वो सब वहां प्रोवाइड होगा। थर्ड है, आप लोगों को आई थिंक 3 पॉइंट लिखवाए मैंने, है ना। और थर्ड है कि जितनी भी स्कीम्स आएंगी और जितना भी प्रोग्राम्स होंगे, उन सब स्कीम्स को फॉलो करना है आपको। जितने भी प्रोग्राम्स हैं, आप देखिए ना, इंडिया में आता है जो है प्लांटेशन का प्रोग्राम बनाते हैं इंडिया में, 5 जून को बनता है, और समिट हुआ था हमारा। आप देखिएगा, इंडियन गवर्नमेंट से अनाउंसमेंट होती है कि पेड़ लगाओ, फिर स्टेट से एक एडवाइजरी जारी होती है पेड़ लगाओ, फिर एक डिस्ट्रिक्ट से होती है पेड़ लगाओ, और एक गांव के हर इंसान तक ये बात पहुंचती है, पेड़ लगाओ, बचाओ, कुछ ऐसा, है ना। क्यों? क्यों? ये कैंपा के थ्रू ही है, ये पूरी एडवाइजरी हर पार्ट तक पहुंचना। और इसके बारे में अनाउंस किसने किया? सुप्रीम कोर्ट ने अनाउंस किया इसके बारे में। ठीक है सर। तो ये हमारा एक चैप्टर था जो कि पूरा हुआ। दैट नेम इज कंजर्वेशन फॉरेस्ट लेजिस्लेशन, कोमा रूल्स एंड रेगुलेशन इन इंडिया। मैंने जितने भी लेजिस्लेशन हैं, 6 लेजिस्लेशन हैं, उन सबको बहुत अच्छे तरीके से आपके सामने मेंशन कर दिया। 2017, 2013, 13 में ज्यादा रूल थे नहीं, लेकिन ये क्वेश्चन आया था क्योंकि स्टार्टिंग हुआ था। 2013, 2017 और 2021, 3 साल इस चैप्टर से मेंस में क्वेश्चन आ चुका है। बाकी पीटी में मैं रेगुलर आपको क्वेश्चन बता ही रहा था। पीटी में तो हर साल क्वेश्चन आता है इस चैप्टर से, हर साल एक क्वेश्चन, कभी 2 क्वेश्चन हर साल मिलेगा आपको, आपकी बारे में मिलेगा। ठीक है। मैंने बिल्कुल आज तक इस अप टू डेट करके इस चैप्टर को आप लोगों को पढ़ा दिया है। अब इसको मेंटेन करना वो आप लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर आप 2024 में एग्जाम दे रहे हैं, तो 1 साल इसको मेंटेन करना इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, अप टू डेट करते रहना सर। आप कभी भी कोई भी नोट्स आप क्रिएट कर रहे हो, तो उसमें 2 पेज 3 पेज की जगह छोड़ दिया करो। ठीक है, 2 पेज 3 पेज की अगर जगह छोड़ दोगे तो चीजें हमारे लिए इजी हो जाएंगी। ठीक है सर। क्योंकि मान लीजिए आप 10 दिन बाद या 1 महीने बाद कोई अपडेशन आ गया, तो फिर कहाँ करोगे वो? अरे छोड़ो यार, तो वो चीजें नहीं होनी चाहिए ना। ठीक है, चलो। नेक्स्ट चैप्टर इज, आई थिंक, चैप्टर नंबर 10, नेशनल एंड इंटरनेशनल इनिशिएटिव्स। बहुत बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। वर्ल्ड हेरिटेज साइट, इंडिया की यूनेस्को की जो हेरिटेज साइट है, वो सब मैं आपसे डिस्कस करूंगा। नेशनल एंड इंटरनेशनल इनिशिएटिव्स एंड इंस्टीट्यूशन फॉर वाइल्ड लाइफ एंड बायोडाइवर्सिटी, सर काफी इंटरेस्टिंग चैप्टर है। ठीक है। बेसिकली नेशनली और इंटरनेशनली इनिशिएटिव्स हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे आपसे। जो भी नेशनल इनिशिएटिव्स हैं और इंटरनेशनल इनिशिएटिव्स हैं, वो सब डिस्कस करेंगे। देन चलो स्टार्ट है। नेचुरल वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन इंडिया, कितनी साइट्स हैं टोटल इंडिया के अंदर? वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स कितनी है? नेचुरल वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन इंडिया,
हाउ मच? नेचुरल वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन इंडिया, बोलो सर बोलो। 46। हाँ। 1153। आज की डेट तक काउंट करा दिए, इसके बाद कल अगर 1154 हो तो नोट कर लेना आप लोग। कभी शाम को अनाउंसमेंट आ जाए। आज तक मैं अप टू डेट करा दिया मैंने, चलो नोट डाउन करो। डेजिग्नेशन टू प्लेस ऑन अर्थ that are designation for place of earth on earth that are of outstanding universe universe value to humanity, value to humanity, have been have been inscribed have been inscribed on the world heritage list on the world heritage list to be protected to be protected for future generation for future generation for future generation 1153 natural and cultural places inscribed on the world heritage site list to date। ये 1153 ये पूरे वर्ल्ड की है, इंडिया की नहीं है। इंडिया की है 40 सर। लिस्ट टू डेट, लिस्ट टू डेट सर, ये बिल्कुल एग्जैक्ट मैंने आप लोगों को वर्ल्ड और इंडिया का डाटा मैंने आपको दे दिया है। क्या होता है वर्ल्ड हेरिटेज साइट को, कौन फाइनल करता है, किस तरह किस वजह से फाइनल की जाती है? हाँ, यूनेस्को, वर्ल्ड में इंपॉर्टेंस। तो एक क्वेश्चन की तरह लिखो इसको, व्हाट इज वर्ल्ड हेरिटेज साइट? व्हाट इज वर्ल्ड हेरिटेज साइट? व्हाट इज वर्ल्ड हेरिटेज साइट? एनी एरिया और ऑब्जेक्ट्स, एनी एरिया और ऑब्जेक्ट्स inscribed on यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट। किसी को भी किया जा सकता है, बट उसके अंदर क्या फीचर होना चाहिए वो आगे लिखता हूं। एन एरियाज और ऑब्जेक्ट्स इंस्क्राइब ऑन यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट
The site, next point, the site are designated, the site are designated as having outstanding, as having outstanding यूनिवर्सल वैल्यूज। और यूनिवर्सल वैल्यू कौन सी होनी चाहिए, ब्रैकेट में लिख लो कल्चरल और नेचुरल। कल्चरल और नेचुरल। प्रोटेक्शन एंड प्रिवेंशन, प्रोटेक्शन एंड प्रिवेंशन ऑन कल्चरल, prevention of cultural and natural heritage around the world considered, around the world considered to be of आउटस्टैंडिंग वैल्यू ऑफ ह्यूमैनिटी। इसका एक टू बी ऑफ आउटस्टैंडिंग वैल्यू ऑफ ह्यूमैनिटी, यानी ह्यूमैनिटी के लिए एक अलग से उसके आइडेंटिटी हो, ठीक है, उसका रोल अच्छा हो, सबके लिए बेनिफिशियल हो, कल्चरल भी और नेचुरल भी। दिस डॉक्यूमेंट वाज अडॉप्टेड बाय यूनेस्को, दिस डॉक्यूमेंट was adopted by UNESCO in 1972, in 1972 and come to effect in 1975. इफेक्ट इन 9, इसको क्यों डिजाइन किया गया, पूरे वर्ल्ड का जो कल्चर है, जो नेचर है, उसको कैसे मर्ज करें विद इन कंट्री। दैट्स वाई यूनेस्को ने इस टाइप के कॉन्सेप्ट को लिया, वर्ल्ड हेरिटेज साइट। ठीक है, एक कॉमन पॉइंट लिख लें, प्रमोट इंटरनेशनल कॉपरेशन इन प्रिजर्विंग, promote international cooperation in preserving cultural and natural areas, cultural and natural areas। India has total of 40 World Heritage Site. India has a total of 40 World Heritage Site. Out of which out of which 7 are natural site, 7 are natural site, 32 are cultural site, 7 are natural site, 32 are cultural site, and 1 is mixed site। मिक्स्ड साइट, चलो दोनों दोनों जो दोनों शो कर रही है, मैं बताता हूं, लिखवाता हूं, चलो आगे लिखो। इंडिया हैज, नेक्स्ट पॉइंट, इंडिया हैज आउटस्टैंडिंग नेचुरल हेरिटेज साइट
in standing the Himalayan landscape, comma wetlands, comma mangrove forest, and the western ghat and the western ghat and the western ghat. ठीक है सर। अब इसमें कुछ पॉइंट देखिए, आप क्या पूछ रहे थे सर, वो बताइए, चलो उसके बारे में लिखें। हाँ हाँ, लिखें। पहले तो लिखता, अभी जो रिसेंट ऐड की है वो उसके बारे में लिखें। धोलावीरा, धोलावीरा द न्यूली एडेड आर्कियोलॉजिकल साइट इंडिया। दिस इज द कल्चरल साइट जो इंडिया के ट्रेडिशन को शो कर रही है। ठीक है, अब कल्चरल पता लग गया। अब नेचुरल, जिसमें सारे नेशनल पार्क आएंगे, वर्ल्ड लाइफ सेंचुरी आएंगी, तब तो नहीं आएंगे, मतलब उनमें से जो कुछ सेलेक्ट हैं, इंडिया के अंदर 7 ही है वो नेचुरल साइट। क्या लिखा आप लोगों ने? इन इंडिया, साइट इन इंडिया, है ना। अब एक पॉइंट और लिखो जो आप पूछ रहे थे सर। एक नेशनल पार्क है हमारा सिक्किम के अंदर, कंचनजंगा है ना। हाँ हाँ, वही नेशनल, वही है कॉमन साइट। राइट डाउन, कंचनजंगा नेशनल पार्क सिक्किम, मिक्स्ड वर्ल्ड हेरिटेज साइट ऑन यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट लिस्ट। ठीक है सर। अच्छा, ये 7 रिटर्न कराऊं या नहीं? चलो, फर्स्ट वन इज कंचनजंगा नेशनल पार्क 1985, 85। कियोलाडियो, कियोलाडियो नेशनल पार्क, ये भी 1985। एक कंचनजंगा है, एक काजीरंगा है। तो मैंने अभी फर्स्ट क्या लिखवाया इसमें? कंचनजंगा तो मिक्स साइट हो गया, और ये मैं आपको नेचुरल साइट लिखवा रहा हूं अभी। नेचुरल साइट में पहले क्या लिखवाया? नहीं, कंचनजंगा फिर दोनों में कॉमन है ना, तो इसमें कैसे लिख सकते हो? काजीरंगा लिखो इसकी जगह, काजीरंगा। काजीरंगा, ठीक है। अब चेंज, अब बिल्कुल सेपरेट हो गया। आ, कितने लिखे लिखे अभी तक? हाउ मच? 2। थर्ड, मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इसको भी 1985 में ही वर्ल्ड हेरिटेज साइट अनाउंस किया गया था। थर्ड वन इज सुंदरबन नेशनल पार्क। फोर्थ वन इज सुंदरबन नेशनल पार्क 1987। नंदा देवी एंड नंदा देवी एंड
वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क, वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क, इसे 1988 में वर्ल्ड हेरिटेज साइट अनाउंस किया गया था। एक तो नंदा देवी एंड वैली ऑफ फ्लावर, वहां एक ऐसी वैली है, आपको डिफर डिफर काइंड ऑफ फ्लावर्स, आपको फ्लावर वैली बोला जाता है उसे, ये चमोली डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है, 1988। ठीक है। नंबर 6 वेस्टर्न घाट 2012, ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क कंजर्वेशन एरिया, ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क कंजर्वेशन एरियाज, ये 2014। कौन? नहीं, अभी नहीं आती। हाँ, अभी अभी नहीं है। वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अंदर ये सिर्फ 7 है जो नेचुरल है, बाकी मिक्स मैंने आपको लिखवा दिया है ना, और 32 है, वो आप लिस्ट देख लेना। ठीक है सर। नेक्स्ट वन इज, अच्छा एक स्कीम इंडिया के थ्रू चल रही है सिक्योर हिमालय, ये बहुत न्यूज में है आजकल। ठीक है। इसको 2017 में स्टार्ट किया गया था, 2023 तक ये चलेगी, दैट्स वाई ये आजकल न्यूज में है। ठीक है, तो हेडिंग डालो सिक्योर हिमालयास, और मे भी आपके पास आपका पीटी में क्वेश्चन मिले, सिक्योर हिमालयास, सिक्योर हिमालयास बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, यूएनडीपी, launched with support, launched with support from the global environment facility, यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और यूएनडीपी, इन दोनों ने किसके लिए, एनवायरमेंटल फैसिलिटीज के लिए इसको लॉन्च किया गया है। ठीक है। नेक्स्ट वन इज सिक्योर हिमालयाज, सिक्योरिंग लिवलीहुड्स, लाइवलीहुड्स, रोजमर्रा की जरूरतें, आजीविका, कोमा कंजर्वेशन, कोमा सस्टेनेबल आर या सस्टेनेबल यूज एंड रिस्टोरेशन ऑफ हाई रेंज हिमालय इकोसिस्टम, ऑफ हाई रेंज हिमालय इकोसिस्टम, जो भी कंजर्वेशन करना है, लिवलीहुड्स के लिए जो भी लोगों के लिए रिक्वायरमेंट है, सस्टेन करने के लिए जो रिक्वायरमेंट है, उसको इमीडिएट अप्लाई करना, उन चीजों को वापस क्रिएट करना। जैसे सपोज करो फ्लड आ गया, आया था कुछ दिन पहले, जोशीमठ का आजकल सुन रहे होगे डिजास्टर, है ना, एक डिजास्टर आ गया, रोड टूट गया मान लीजिए। अब रोड टूट गया, ऐसा नहीं है कि वो काम लटक गया, उसको जितना जल्दी है उसको कंजर्व करना है। आप लोग देखें लैंडस्लाइड होती है, आप कभी चंडीगढ़ से शिमला जाइएगा, ठीक है, या आप जम्मू से आप लोग कश्मीर की तरफ जाइएगा, तो वहां लैंडस्लाइड बहुत होती है। अब लैंडस्लाइड तो होंगी, माउंटेन जहां हिली एरिया वहां लैंडस्लाइड तो होंगी, लेकिन वहां क्या कर दिया लोगों को बचाने के लिए, रोड के साइड जाली लगा दी, बहुत बड़ी केज लगा दिया, आयरन केज। उससे क्या होगा, जो स्लाइड होकर के मिट्टी आ रही है, पत्थर आ रहे हैं,
वो सपोज इट वो उस जाली को तोड़ देंगे, बट वो एक उनका जो स्पीड है ना वो स्पीड कम हो जाएगी ताकि हार्म ज्यादा ना हो। ये भी सिक्योर हिमालय के अंदर है बच्चा, ठीक है। और मान लीजिए जो भी डैमेज हुआ है उसको वापस कंजर्व करना, इमीडिएट सस्टेन करना उसको। नेक्स्ट पॉइंट, 6 year long projects, 6 year long project started in 2017 and end in 2023. Conservation of, next one, conservation of Himalayan ecosystem spread over 4 states, spread over 4 states. एग्जाम्पल है कहां कहां, हिमाचल प्रदेश, ओवर 4 states, हिमाचल प्रदेश, 4 states तो अब नहीं है, अब तो यूटी हो गया जे एंड के, तो है ना। तो 3 states एंड 1 यूटी कर लो, 3 states एंड 1 यूटी। हिमाचल प्रदेश 1 नहीं 2 यूटीज, 2 यूटीज, 3 state एंड 2 यूटीज। जे एंड के, जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख, उत्तराखंड एंड सिक्किम, एंड सिक्किम। देन सर नेक्स्ट पॉइंट, document and combat, document and combat illegal wildlife trade in the Himalayan region। कि आप कोई इलीगल ट्रेड यहां नहीं करेंगे इन द हिमालयन रीजन। एफर्ट्स एंड मॉनिटरिंग, efforts and monitoring will be undertaken to curb, curb illegal trade in some medicinal and aromatic plants, some medicinal और एरोमेटिक प्लांट्स। देखो एरोमेटिक प्लांट्स कौन से हैं, जो फ्रेग्रेंस प्लांट हैं या जिनसे मेडिसिन बनती है, ठीक है। इनके जो भी ट्रेड है, इलीगल ट्रेड है, उसको रोक देना, वो नहीं होना चाहिए। ये सब सिक्योर हिमालय का पार्ट है सर, ठीक है। अब देखो नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1988 के अंदर इंडिया में आती है, फॉरेस्ट एक्ट 2002 के अंदर इंडिया में आता है, ये लिखवाया मैंने यहाँ पे आपको। इंडिया में नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 2000 तो 1988 में आ रही है, लेकिन उसका जो ड्राफ्ट बनाया गया नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी का, वो बनाया गया 1988 के अंदर, 2018 के अंदर, आफ्टर आफ्टर 40 ईयर, ठीक है। तो इसको मैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूंगा, अब टाइम ओवर हो गया हमारा, ठीक है सर। इसको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। निकल क्लास नहीं होगी हमारी, सैटरडे को क्लास नहीं होगी, हम मंडे को मिलेंगे अब। हाँ हाँ, कई सारे रीजन हैं, आज कोई नया नहीं है, ये पहले भी हुआ था।
और दो रिलीजन कभी कभी पॉपुलेशन जिनकी इक्विवेलेंट हो जाएगी, वहाँ इशू ऐसे चलेंगे। ठीक है, क्योंकि एक वहाँ का ट्रेंड है ऐसा, उन्होंने एक फैमिली की वजह से ये सब चीजें चल रही हैं, एक ही फैमिली की वजह से। ठीक है, और ये आज से नहीं है, बहुत पहले से चल रहा है। आज उसको हाईलाइट ज्यादा कर दिया गया पॉलिटिकल इश्यूज बना करके। ठीक है, चलो लीव इट, ये आपके लिए नहीं है। हाँ, चलिए, थैंक यू सो मच मेरे को। समझ गए ना क्या कहना चाह रहा। चलिए, जय हिंद जय भारत।